डियर स्टूडेंट, आज का यह वीडियो समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट का वीडियो है। इसमें जितने भी चुनिंदा प्रश्न होते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं और वैसे भी प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही हल किया है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र कौन है? सोच करके जवाब दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एंटवर्प, बेल्जियम। एंटवर्प बेल्जियम में स्थित एक शहर है जहाँ जो कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा का व्यापार केंद्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1, एंटवर्प, बेल्जियम। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलान स्थल क्या है? यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलता है, उस स्थान का नाम आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है सो नीलगिरी के पहाड़ी पर जाकर के मिलती है, यानी उसका मिलान स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अंडमान में एक पर्वत चोटी है जो सबसे ऊंची है, उसका नाम आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है सैडल चोटी। सैडल चोटी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर तक है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पूर्णा किस नदी की सहायक नदी है? यहाँ पूर्णा नदी के बारे में पूछा जा रहा है। यह पूर्णा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। यानी पूर्णा ताप्ती नदी का सहायक नदी है और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में है। मुल्ताई नामक स्थान पर ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, किस तरह के वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? यहाँ जैव विविधता के बारे में पूछा जा रहा है कि किस तरह के वनों में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाने का कारण है कि यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह वन सालों भर हरा भरा रहता है, यही कारण कि यहाँ जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति किस फसल से संबंधित है? यानी कि गोल क्रांति में किस फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आलू। यानी आलू की खेती से संबंधित है गोल क्रांति। आलू के उपज को बढ़ाने के लिए गोल क्रांति अभियान चलाया गया था। अगला प्रश्न है, देखते हैं, कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, पनबिजली परियोजना है। इस परियोजना से पनबिजली के तहत बिजली तैयार की जाती है। इसके बारे में आपको बताना है कि यह परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होता है सतलज नदी पर। इस हिमाचल प्रदेश में यह परियोजना है जो कि सतलज नदी पर यह कोल डैम परियोजना स्थित है। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी पर दुर्गापुर बैराज और दामोदर नदी घाटी परियोजना भी है। और यहाँ कोयना नदी पर कोयना परियोजना है और गिरना नदी पर गिरना परियोजना है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ लगाया गया था? यानी कि सरकारी क्षेत्र में ये पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है कोरबा। यह कोरबा छत्तीसगढ़ में है जहाँ 1965 में रूस के मदद से यह प्लांट लगाया गया था जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का पहला प्लांट था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय किस ग्रह को लगता है? प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। हम सभी जानते हैं कि बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो कि 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, और बुध ग्रह में तापांतर सबसे अधिक होता है, और यहाँ वायुमंडल नहीं पाया। बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह भी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच में पाया जाता है? यह क्षुद्र ग्रह दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है। उसका नाम क्या है उस ग्रह का जिसके बीच में यह क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होता है मंगल एवं बृहस्पति। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच में यह क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह होता है सेरेस, जिसको अवांतर ग्रह भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद किताब को किसने लिखा था? यह काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है जिससे भारत के ऐतिहासिक स्रोत की जानकारी मिलती है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है अल-बरूनी। अल-बरूनी के द्वारा यह किताब लिखा गया था। अल-बरूनी मोहम्मद गजनबी के समकालीन था। इस किताब को किताबुल हिंद या किताब तहकीक हिंद भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो कमरे वाले बैरक किस प्राचीन स्थल से मिला है? यानी दो कमरों वाले बैरक की खोज किस प्राचीन स्थान से की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है हड़प्पा। हड़प्पा से दो कमरों वाले बैरक की खोज की गई है। ये बैरक श्रमिकों के रहने के लिए बनाया गया था। इसकी खोज हड़प्पा से की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सैंधव वासियों का प्रमुख उद्योग क्या था? अर्थात सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वे उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? किस चीज़ की वो व्यवसाय करते थे सबसे अधिक? इससे प्रश्न का उत्तर होता है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग उनका प्रमुख व्यवसाय था, जिसका प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो होता था। सूती एवं रेशमी वस्त्र का उपयोग सबसे अधिक होता था सैंधव काल में। अगला प्रश्न है, सात स्वरों की जानकारी किस वेद से मिलती है? यहाँ सात स्वर जो संगीत का जनक माना जाता है उसकी जानकारी हमें किस वेद से मिलती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होता है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, और सामवेद के जो ऋचाओं को के गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था, और इसे गंधर्व वेद का उपवेद भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अवंती की राजधानी कहाँ थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास में। दो अवंती हुआ करते थे, उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिण की राजधानी माहिष्मती हुआ करती थी। दक्षिण अवंती का राजधानी माहिष्मती और उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैन था, जिसको शिशुनाग ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है माहिष्मती। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सिंचाई कर कुल उपज का कितना हुआ करता था? यहाँ सिंचाई के बदले में जो कर वसूला जाता था वो क्या होता था, इसके बारे में पूछा जाता है। तो सिंचाई कर 1/2 भाग होता था, 1/2 से 1/5 भाग तक, और भू राजस्व एवं सिंचाई कर कुल मिला करके 1/2 होता था, यानी कि आधा वसूल कर लिया जाता था। अगला प्रश्न है, किसने आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? यानी कि आज़ादी के बाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस था उसको ख़त्म करने की सुझाव किसके द्वारा दी गई थी, ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है महात्मा गांधी ने कहा था कि जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में
जन गण मन पहली बार गाया गया था? यह जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसको कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था? तो इसका सही उत्तर होता है 26वां अधिवेशन। 26वां अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ था 1911 में, जिसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। और इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार जन गण मन गाया गया था और 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और राजधानी परिवर्तन कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में तिरंगा फहराया था 1907 ईस्वी में, और उनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, अर्थात माँ कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन यात्रा किस वर्ष आरंभ किया था? यानी हरिजन यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1933 में। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि बच्चों को उनके अपनी ही मातृभाषा में छोटे क्लास तक शिक्षा देना किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होता है अनुच्छेद 350 क। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनके मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है? यानी दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होते हैं उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, यह पूछा जा रहा है इस प्रश्न के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 85, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 85 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, और इसी के तहत अनुच्छेद 85 के तहत ही राष्ट्रपति सत्र का लोकसभा का विघटन, लोकसभा का सत्रावसान भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी लोकसभा में जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में किस यंत्र से परिणत किया जाता है? अर्थात वह यंत्र कौन है जिससे विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विद्युत हीटर। विद्युत हीटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिणत किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होगा? यानी अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो सरफेस टेंशन में क्या परिवर्तन होगा? तो सरफेस टेंशन में परिवर्तन होगा घटेगा, यानी कि ताप बढ़ने पर इसमें का घटता है ये पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? यानी कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ मौजूद हैं उसमें सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर हो जाता है हीरा। अभी प्रकृति में जितने भी पदार्थ मौजूद हैं उसमें सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है हीरा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेशों में वाहन के रेडिएटर में किस अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? ठंडे प्रदेशों में रेडिएटर का पानी जम जाता है, जिसके लिए एक एसिड का प्रयोग, अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। उस अल्कोहल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होता है इथेनॉल। इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ रेडिएटर में, वाहन के रेडिएटर में, ताकि रेडिएटर का पानी जम न सके। और इथेनॉल का उपयोग विलायक के रूप में, रंग उद्योग में, बियर, वाइन, शराब, विस्की में भी इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉस इंडिकस किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? यहाँ द्विनाम पद्धति के तहत जो द्विनाम दिया जाता है उसमें बॉस इंडिकस किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर होता है गाय। गाय को बॉस इंडिकस कहा जाता है, और कुत्ता को कैनिस फेमिलियर्स कहा जाता है, मनुष्य को होमोसेपियंस कहा जाता है, और मेढक को राना टिग्रिना कहा जाता है। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, रबर उद्योग में किस शैवाल का उपयोग किया जाता है? रबर के उद्योग में एक शैवाल का प्रयोग किया जाता है, उस शैवाल का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा भूरे शैवाल। भूरे शैवाल के कोशिका भित्ति में एक एल्जिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जिसका उपयोग रबर उद्योग में किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भूरे शैवाल। अगला प्रश्न है, शेष पेप्टोन एवं प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन परिवर्तित करता है? यानी पेप्टोन एवं प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन बदल देता है? तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 4 इरेप्सिन। इरेप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल देता है। वहीं माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, लैक्टेज को ग्लूकोज में बदलता है, और सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है। ये चारों का उत्तर हमने बता दिया आपको। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। यह लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का। इस वीडियो के अंतर्गत हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया। आप हल करके हमें बताइए कमेंट में कि कितने प्रश्नों को आपने सही हल किया है। मिलेंगे हम आपसे फिर अगले वीडियो में। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।